So, Mr. Jashwant Mohali, he is an electronics engineer and works as a project manager at a national PSU. At Tarkshil Society, Punjab, Mr. Mohali heads the department responsible for coordination of national and international organizations. So, at Tarkshil Society, it's a rationalist organization in Punjab with its headquarters in Barnala, and it has over 80 units active all over Punjab. The society was founded in 1984. The society aims to disseminate rationalist ideas and scientific temper and instill scientific temper in order to eradicate religious fanaticism, communalism, caste system eradication, untouchability, and superstition. Currently, the society operates not only in Punjab but in several other neighboring states of Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Delhi, Chandigarh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Jammu and Kashmir. Internationally, the society is active in major cities like Vancouver and Toronto in Canada. The society publishes its own journals, namely Tark Bodh, meaning logical cognition, Tarkshil, the rationalist in Punjabi, and Tark Jyoti, meaning logical enlightenment in Hindi. Mr. Mohali has worked in the society for over 30 years and is an editorial board member for the bi-monthly Punjabi magazine called Tarkshil. During the time of the past year, during the time of COVID-19 pandemic, the society has swiftly adopted new methods and new ways to continue their activities, especially with students, through an online group called Vigyan Manch. Now, I would like to request Mr. Mohali to share his thought with us. Mr. Mohali, sir, over to you. Thank you, sir. Hello. Sir, can you hear me? Yes, we can hear you, sir. Please go on. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से आज का जो वेबिनार आयोजित किया गया है, इसमें शामिल सभी दोस्तों को मेरा सलाम। आज के दिन मैं नरेंद्र धभोलकर जी को भी याद करना चाहूँगा, जिन्होंने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की स्थापना की और उनके उद्देश्यों के लिए काम करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। आज का जो विषय है वो है इंडिपेंडेंस फॉर साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट फॉर इंडिपेंडेंस। और अगर मैं हिंदी में बोलूं कि आज़ादी के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए आज़ादी, तो आज़ादी के मायने बहुत विशाल हैं। इट्स अ वास्ट कंसेप्ट। और ज़्यादातर ये कहा जाता है, एक बात कही जाती है कि बहुत तरह की आज़ादियाँ हैं एक इंसान की, और उसमें जो वित्तीय और आर्थिक आज़ादियाँ हैं वो सर्वोपरि होती हैं और दूसरी सभी आज़ादियाँ सेकेंडरी या गौण दर्जे की होती हैं। इसको समझना हो तो ये कह सकते हैं कि वैसे तो हर एक इंसान को आज़ादी हो कि वो कोई भी शिक्षा ले सकता है, अपने लिए हेल्थ का कोई भी सेहत के लिए अपने और खान पान के लिए कुछ भी ले सकता है, लेकिन अगर उसके पास संसाधन ही नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है, तो वो जो उसकी आज़ादी है वो किसी काम की नहीं रह जाती। तो लेकिन जिस आज़ादी की, जिस संदर्भ में आज का जो विषय है वो रखा गया है, जिस आज़ादी की बात उसमें जिस पिछोकड़ में हम कर रहे हैं, वो है हमारी एक तरह से भारत की राजनीतिक आज़ादी, जिसका हम 74वां वर्ष पूरा किया है और 75वें में हम जा रहे हैं, जिसमें हमने वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से कह सकते हैं कि भारत ने आज़ादी हासिल की। तो और वो आज़ादी जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से हासिल की वो इतनी आसान नहीं थी हासिल करनी, उसका रास्ता सीधा नहीं है। उसके लिए हमारे देश के लोगों को बहुत सारी कुर्बानियां करनी पड़ी हैं, बहुत से लोगों को फांसियां हुई हैं, काले पानी की सजा हुई है, उम्र कैद हुई है, बहुत सारी यातनाएं झेलने के बाद वो आज़ादी हमें मिली है।
और आज के दिन मैं उन सभी जिन्होंने भी इस आज़ादी में कुर्बानियाँ की हैं, हमारे भाइयों ने, उनको भी याद करना और नमन करना चाहूँगा। और जो सपने जो हमारे देश की आज़ादी के लिए जो लोग लड़े, जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में योगदान दिया, उन्होंने जो भारत का सपना देखा था, वो आई एम वेरी सॉरी टू से कि वो आज का जो भारत है, उनके सपनों का भारत नहीं है। 74 साल बीत जाने के बाद अगर हम देखें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, तो वो हमें पता चल जाएगा कि कोविड के समय जितनी जानें गई हैं, मतलब ऑक्सीजन का सिलेंडर कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की डिमांड नहीं करता है, और ना ही ऐसा है कि उसके लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए जो हमारे पास ना हो। और एक ऑक्सीजन और साधारण सी मेडिकल जो सुविधाएं हैं, उनके ना होने की वजह से हजारों नहीं शायद लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और ऐसे 74 साल बाद हम ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं। और ये सिर्फ सुविधाओं की बात नहीं है, ये हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी जो है, वो अभी वहम भरम और सुपरस्टिशंस में बहुत फंसी हुई है। तो आज का ये जो सेमिनार का विषय है कि आज़ादी के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए आज़ादी, ये आज बहुत प्रासंगिक है इस तरह से देखें हम तो। और आज़ादी के साथ जब हमें आज़ादी मिली, तो उसके साथ हमें मिली 2 चीज़ें। एक तो मिला हमें लोकतंत्र और दूसरा मिला हमें गणतंत्र। और इस विषय को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि गणतंत्र के मायने हो गए संविधान कह सकते हैं हम। कि लोकतंत्र और हमारे गणतंत्र का साइंटिफिक टेम्परामेंट से किस तरह का संबंध है, इसको मैं इस तरह भी ले सकता हूँ। और अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं, तो उसके साथ हमें मिला वोट देने का अधिकार, और अब राजा जो है उसका नाम हो गया प्रधानमंत्री। और भले हमारे प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक कहलाना पसंद करते हैं, और वो जो प्रधानमंत्री है वो अब राजा का बेटा नहीं होता, वो लोकमत से चुना जाता है। और अपनी हजारों बुराइयों के बाद भी जो दुनिया का राजनीतिक जो एक व्यवधान है, वो सबसे अच्छा लोकतंत्र ही है, अपनी हजार खामियों के बावजूद। मतलब कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कहे ये प्राउडली कहे कि हम लोकतंत्रक होने जा रहे हैं। हर कोई देश, हर कोई स्टेट ये कहने में ही प्राउड फील करती है कि वी आर डेमोक्रेटिक। और इसकी बहुत अच्छी परिभाषा भी है, आप सभी लोग उससे वाकिफ होंगे कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और बहुत अच्छी डेफिनेशन है, लेकिन जो व्यवहारिक रूप है हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का, उसमें काफी कुछ बदल गया है। और मैंने कहीं पढ़ा था, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अब जो हमारे देश का लोकतंत्र है, वो ये बनता जा रहा है कि BOY बाय द पीपल, OFF ऑफ द पीपल, एंड FAR फॉर द पीपल। तो ये जो डेमोक्रेसी की एक तरह से नई परिभाषा बन गई है, वो उसका मतलब स्पष्ट है कि वो डेमोक्रेसी से जो है हमारे लोगों से दूर होती जा रही है। और लोकतंत्र में जो हमारे लोगों का पछड़ापन है, बौद्धिक पछड़ापन खास तौर पे, वो उनको उनको बहुत सहायक होता है, उनके फायदे का होता है जो हमारे राजनीतिक लोग हैं। क्योंकि राजनीतिक लोगों को अगर जीत के आना है, तो उनको बहुत सारे वादे करने पड़ते हैं, और अगर वो विकास की बात करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारा बजट रखना पड़ेगा, बहुत सारे फंड रखने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर रहता है कि वो धार्मिक और जातीय जो समीकरण हैं, और उनको उनके साथ अगर लोगों में जाते हैं, तो उनका काम आसान हो जाता है। मतलब विकास की बात करने से उतनी वोटें शायद नहीं मिलती, जितनी धार्मिक और जातिवाद का इशू उछाल कर मिलती है। तो वो जैसे हमारे पंजाब और हरियाणा में कहते हैं कि हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा होवे। तो एक तरह से ये एक सीधा और आसान तरीका ढूंढ लिया गया है पॉलिटिकल सिस्टम ने। तो एक हमारे पंजाब की भी मैं बात शेयर करना चाहूंगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो विकास की बात की बजाय धर्म का एजेंडा अपने मैनिफेस्टो में अक्सर ही रखती है। मिसाल के तौर पर शायद पिछली से पिछली सरकार थी जो, उसने पंजाब के बाहर जो गुरुद्वारा हैं,
वहाँ विजिट करने के लिए, फ्री विजिट के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन का जो वादा किया और पूरा भी किया कि पंजाब के जो लोग हैं वो पंजाब के बाहर के गुरुद्वारा और मंदिरों के लिए, क्योंकि हिंदू और सिख दो मेन जो यहाँ की कम्युनिटीज हैं, तो उनके लिए ये वादा किया। और आपको कभी भी राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में ना ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कभी नजर नहीं आएगी इनकी मैनिफेस्टो में। शिक्षा, एजुकेशन और ये जो उच्च शिक्षा की बात भी आपको बहुत कम नजर आएगी। तो ज्यादा वायदे जो हैं वो धर्म के नाम पे करने इनके लिए आसान रहते हैं। तो एक तो ये रिलेशन जो लोकतंत्र का और साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो बनता है। और अगर आप दूसरे हिस्से की बात करूं मैं, संविधान की, तो वहाँ काफी सारी आशाएं नजर आती हैं कि वहाँ एक तो बाद में दर्ज किया गया भले ही उसमें संविधान में आर्टिकल 51A(H), जिसके तहत क्या है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को डेवलप करना है। और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत वहाँ दर्ज है कि हमारे देश का कोई आम नागरिक हो या खास हो, वो चाय बेचने वाला हो या प्रधानमंत्री हो, ये उसकी ड्यूटी है कि वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को प्रमोट करेगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करेगा, ह्यूमनिज्म को प्रमोट करेगा। तो ये तो बात जो उसमें संविधान में लिखी हुई है, लेकिन होता शायद जो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जब हमारे देश के मुखिया मुंबई में एक बड़े अस्पताल के इनॉग्रेशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे वो बात करते हैं जिस अस्पताल की शायद ओपीडी की फीस ही शायद 1100 से कम शुरू होती है, तो वो वहाँ बात करते हैं इसकी कि आखिर मतलब आज से 2000 साल पहले के, या चलो बहुत साल पहले कि कोई तो सर्जन रहा होगा जिसने गणेश जी के गर्दन के ऊपर मनुष्य के सर को लगाने की सर्जरी की हो। तो उस समय उस हाल में जहां उन्होंने ये बात कही, बहुत सारे डॉक्टर माने हुए डॉक्टर बैठे हुए थे, बहुत पत्रकार बैठे हुए थे। तो उस समय वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का क्या हुआ और वो साइंटिफिक टेम्परामेंट का क्या हुआ? मतलब डॉक्टरों की तरफ से तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के तहत कोई क्वेश्चन किया जा सकता था, और पत्रकार लोगों की तरफ से जो है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, या शाम को प्राइम टाइम में ही कोई बात हो जाती इस बारे में, लेकिन ऐसी बात हुई नहीं। और ये भी कोई नई बात नहीं थी, ऐसे जो बयान हैं वो गाहे-बगाहे मंत्रियों और जो प्रभावशाली लोग हैं हमारे देश के, उनकी तरफ से आते रहते हैं। अदरवाइज वैसे जो महाभारत या रामायण है वो बहुत खूबसूरत रचनाएं हैं, और ये सिर्फ हिंदू धर्म की ही ऐसी एपिक नहीं है, ये हर धर्म की ऐसी एपिक होती हैं। ये इशू बनता कब है? ये इसमें ये नहीं कह सकते हम कि रामायण और महाभारत में कोई साइंटिफिक लॉज दिए गए हैं, कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है जो हम साइंस के लोगों को पढ़ाएं। ये दो अलग अलग फील्ड हैं, एक साइंस की बात है और दूसरी तरफ साहित्य की बात है। तो दरअसल चाहिए तो ये कि यूनिवर्सिटियों को या हमारी जैसी संस्थाओं को इनका जो है रामायण महाभारत का पूरा पाठन करना चाहिए, इसको साइंटिफिकली देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। रैशनली कहना चाहूंगा मैं, साइंटिफिकली तो नहीं, क्योंकि साइंस का इशू ही नहीं है उसमें, दोनों अलग अलग फील्ड हैं। तो जिस समय में वो रचनाएं लिखी गई उस इतिहास पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उनका अध्ययन करना चाहिए हमको। तो लेकिन सवाल ये इन दोनों के रलगट करने का है, इनका अलग अलग है ये तो समझ में आता है, लेकिन ये जो राजनीतिक लोग हैं ये इनको खींच के क्यों ले आते हैं? और ये एक धर्म में भी नहीं, काफी धर्मों में ऐसा होता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में विज्ञान की बात तो बहुत पहले से ही थी। तो ये इनको ये है कि आस्था को ना धर्म अंधता की तरफ खींच के लाया जाता है, जो है उसको अंधश्रद्धा की तरफ लिया जाया जाता है, और समाज को एक तरह से कल्चरली सेंसिटिव करने की कोशिश की जाती है। और वो इसलिए की जाती है क्योंकि जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है ना, वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को रास नहीं आती है। तो अकेला सिर्फ एक बात और मैं कहना चाहूंगा, संविधान में सिर्फ 51A(H) आर्टिकल ही नहीं,
उसके आईपीसी का एक सेक्शन है 295A, और वो कहता है कि आप अगर इंटेंडेड इंसल्ट करते हो टू द रिलीजियस बिलीफ, तो दैट इज अ क्राइम। मतलब आपकी जानबूझकर अगर हत्या करते हो किसी धार्मिक विश्वास की, तो ये एक अपराध गिना जाए। तो अब कैसे इन दोनों में तालमेल बिठाया जाए? क्या एक तरफ तो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, वो कहती है कि हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट है, और दूसरी तरफ ये 295AH का डंडा है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम कल्चरली समाज को सेंसिटिव इसीलिए करता है ताकि जब भी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात चले या कुछ हो, तो उसका 295A का जो डंडा है वो दिखाया जा सके। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो उनको 295A की रस्सी से बांध कर रखा गया है, उसके हाथ बांध दिए गए हैं। और दूसरा, मैं ये जो इस जो सेक्शन है ना 295A, इसकी एक और बात भी करना चाहूंगा। वो ये कि ये ना जब यूट्यूब जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, तो ये रेलिवेंट सी हो जाती है। अगर इसको थोड़ा सा इसकी विश्लेषण करें तो वो कैसे, कि अब इसमें लिखा हुआ है कि इंटेंडेड इंसल्ट टू द रिलीजियस बिलीफ इज अ क्राइम। तो अभी इसी वक्त आप अगर यूट्यूब को खोल कर देखेंगे, तो उस पे ऐसी हजारों लाखों वीडियो होंगी जो किसी भी धर्म के अच्छी से अच्छी बातें वहां पड़ी हुई हैं, हिंदू सिख मुस्लिम, और धर्म की ही नहीं, मानवतावादी हो, मार्क्सवादी हो, या कह लो नास्तिक लोग हों, या कोई भी महापुरुष हो हमारे देश के या बाहर के, कोई भी हो, उनके बारे में अच्छी से अच्छी बात और बुरी से बुरी बात वहां पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर। और वो हमारे जेब में जो मोबाइल है, उसके ऊपर वो यूट्यूब की जो डिजिटल लहरें हैं वो चलती हुई आती हैं, और हम उसको चलाते हैं। तो वो ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें से कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं, कौन सा नहीं देखना चाहते। तो यूट्यूब की लहरों को तो कुछ नहीं पता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि यूट्यूब की डिजिटल लहरें किसी सर्वर से उड़ती हुई आए और आपके देश के सीमाओं के बाहर बैठ जाएंगी और पूछेंगी कि भाई साहब, आपके देश का संविधान, आपके देश का कानून ऐसी ऐसी चीज दिखाने की इजाजत देता है, तुम अंदर आ जाओ। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो ये जो यूट्यूब जैसी जो टेक्नोलॉजी है ना, या समय के साथ कम से कम ये 295A के कोई मायने हैं, अदरवाइज रह नहीं जाते। हाँ, बदले की भावना के तहत या सरकार या कोई राजनीतिक या कोई साधारण लोकल लेवल पे किसी के ऊपर कोई केस दर्ज करना हो, तो उसके काम ये 295A आ सकता है। वैसे धार्मिक लोगों को भी और मार्क्सवादियों, नास्तिकों को, सभी को अपनी बात सहन करने की, दूसरे की अच्छी या बुरी कोई भी, उसकी जो पाचन शक्ति है ना, वो बढ़ानी होगी समय के साथ हमको। ये हमारी आजादी का एक और इसके साथ में जोड़कर देखता हूँ। और अगर मैं 51AH की और भी बात करूं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, जब हम वो डेवलप करने की बात करते हैं, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात करते हैं, तो और कहीं जाकर वो 295A से, या कह लो धार्मिक जो विश्वास है उनके साथ कहीं ना कहीं टकरा जाता है। अगर अब आप मान लीजिए कि मैं स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी या साइंटिफिक टेम्परामेंट के तहत ये बताना शुरू करता हूँ किसी स्कूल के विद्यार्थी को, शुरू नहीं करता बल्कि बताते ही हैं हम कि बारिश कैसे होती है, कि समंदर का पानी सूरज की तपिश से ऊपर उठता है, बादल बनते हैं, और फिर जो कम दबाव का क्षेत्र है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, फिर आगे पर्वत आ जाता है, उससे टकराते हैं और बारिश होती है। बारिश होने के बाद जो पानी है वो नदियों में बहता हुआ वापस समंदर में चला जाता है। ये वाटर का जो साइकिल है, ये बच्चों को हम पढ़ा देते हैं, और ये पढ़ाने के बाद उसको ये भी पता चलता है कि बारिश का एक देवता है इंद्र, और उसको खुश करने से भी बारिश होती है। तो अब ये लगता तो है कि जैसे दो टकराव की बात है, लेकिन इसमें कुछ भी टकराव की बात नहीं है, मैं ये समझता हूँ। टकराव की बात इसलिए नहीं है, मैं फिर से कहूंगा कि ये दोनों अलग अलग फील्ड हैं। अगर हम इसको दोनों को साइंस की या रेलगेट करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे में, तो प्रॉब्लम होती है। एक पूरी तरह से विज्ञान का विषय है, दूसरा मिथ्यास या साहित्य का विषय है। तो दोनों को ये जो अलग अलग धर्म है ना, इनके भी हित में यही बात जाती है कि विज्ञान को विज्ञान की तरह पढ़ें और धर्म की चीजों को धर्म की तरीके से ही पढ़ें। तो क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे को जो धर्म में भी विश्वास करता है, सारा कुछ है, उसको ये एग्जाम में सवाल आ जाए कि बारिश कैसे होती है, तो वो ये तो लिख नहीं सकता।
कि इंद्र देवता के खुश होने से फिर जब वो खुश हो जाते हैं तो बारिश आती है, तो उसको तो पूरा वाटर साइकिल ही लिखना पड़ेगा। तो अगर वो वैसा लिखेगा तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे और वो पास नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से ये अलग-अलग फील्ड हैं, ये जो ज़्यादातर राजनीतिक तौर पर ये इनको रलगड इसलिए किया जाता है ताकि उनकी जो दूसरी विरोध की समस्याएँ हैं उनको ज़रा ध्यान इधर-उधर भटकाने के लिए। तो ये अपने आप में टकराव में नहीं है दोनों जो बातें हैं, विज्ञान की बात और मिथ्यास की बात। इनको पढ़ने का तरीका ही अलग-अलग होना चाहिए, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई भी ऐसे ही जाती है वैसे। और इसके बाद अगर मैं जैसे मैंने कहा कि आज़ादियाँ बहुत तरह की हो सकती हैं, अगर मैं आज़ादी को जब हम सुपरस्टिशंस की बात करते हैं तो उसको दूसरे तरीके में भी देख सकते हैं। अगर मानसिक या बौद्धिक आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूँ, मतलब मैं इस विषय को ऐसे लूँ कि बौद्धिक आज़ादी के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए बौद्धिक या मानसिक आज़ादी। और अगर मैं इस तरह से लूँ तो मेरे को लगता है कि आप सारी बात इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि दरअसल बात तो मानसिक आज़ादी ही की है। साइंटिफिक टेम्परामेंट के आड़े आखिर आ क्या रहा है? हमारे जो रूढ़िवादी विचार और विश्वास हैं, सुपरस्टिशंस हैं, हमारे जो अंधविश्वास हैं, तो है क्या? वो अल्टीमेटली तो मानसिक गुलामी है, उससे भी छुटकारा पाना है। तो मानसिक आज़ादी जो है वो बहुत अनिवार्य है साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए। अगर इसी की मैं एक थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ कि पिछले दिनों एक लड़का था वो जा रहा था बाइक के ऊपर और उसके आगे एक आवारा पशु आ गया, हादसे में उसकी मौत हो गई। और उसकी जब अंतिम अरदास के समय उसके पिताजी खड़े होकर बोले कुछ, तो उनको बहुत गुस्सा आया हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं हर चीज़ का टैक्स देता हूँ। बच्चे ने बाइक खरीदी, उसका टैक्स दिया, रोड टैक्स दिया, उसका लाइसेंस बना हुआ था। जब हर चीज़ का मैं टैक्स देता हूँ, तो वो एक जो आवारा पशु है, उसका उसका रख-रखाव उन बातों का वो किसने करना है? तो क्या इस बात के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर मर्डर का केस नहीं चलना चाहिए? तो ये बात हर कोई नहीं कहता। तो वो पूरे जो लोग बैठे हुए थे उनमें उनको बड़ा एक सन्नाटा-सा हो गया, थोड़ी खुसर-फुसर भी होने लगी और बड़ा गंभीर सवाल था जो उन्होंने उठाया। लेकिन जो उसके बाद सज्जन बोले, वो कहने लगे कि ठीक है, आपके घर का बच्चा था, आपके लिए बहुत बड़ी क्षति है, आपके लिए बहुत बड़ी हानि है, आपका दुःख हम समझते हैं। लेकिन लेकिन कहने के बाद जो आज तक का वो पूरा ज्ञान है हमारा, जिसको मैं मानसिक गुलामी कहता हूँ, वो शुरू हो जाता है कि होनी को कौन टाल सकता है, जितनी लिखी थी उतनी हो गई, जितने श्वास लेने हैं उतने ही लेने हैं, उससे कम या ज़्यादा कोई ले नहीं सकता। तो ये एक तरह से मानसिक गुलामी है और अगर बात यहीं पे खत्म हो जानी है, इस बात पे, तो फिर मेडिकल सुविधाएँ, साफ पानी की बात, साफ हवा की बात, खान-पीन की बात, तो ये तो फिर खत्म ही हो गई ना। मतलब कहने का ये है कि बेहतर ज़िंदगी की लिए जो हम प्रयास करते हैं उसकी बात तो फिर खत्म हो गई। मतलब ये हुआ कि बेहतर ज़िंदगी की पहली ज़रूरत है साइंटिफिक टेम्परामेंट, ताकि हम मानसिक गुलामी से छुटकारा पा सकें। तो ये 1-2 बातें और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा इसी सिलसिले में कि अभी 2-3 साल पहले मध्य प्रदेश में बारिश करवाने के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी करवाई गई, ताकि इंद्र देवता को खुश किया जा सके। और ये सारा कुछ हुआ वहाँ के मंत्रियों की देख-रेख में और बारिश इतनी हुई कि तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो घर थे वो या डूब गए या डैमेज हो गए। तो अब बड़ी चिंता हुई कि अब क्या करें? तो फिर इसका ये एक समाधान निकाला कि मेंढक-मेंढकी का तलाक करवा दिया जाए। तो ये सब कुछ वहाँ के मंत्रियों ने किया और अब तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये 3 साल पहले की बात है शायद, उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे केस हुए, एक ट्रेंड चल पड़ा मेंढक-मेंढकी की शादी का और मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में जब मानसून आने वाली होया करेगी, तो ये पूरा मेंढक की शायद बारात निकला करेगी मेंढक-मेंढक की शादी के लिए और क्या बच्चों को भी ये पढ़ाया जाया करेगा कि जब इंद्र देवता खुश होते हैं,
तो फिर वो बारिश करते हैं और इंद्र देवता को खुश करने के लिए फ्रॉग की ऐसे आपस में शादी कराई जाती है। मतलब ये बात कहने में बड़ी मजाक लगती है, और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उनको इस बात की भी चिंता नहीं थी कि ऐसी बातों का हमारा दुनिया में हमारा मजाक बनता है। और दूसरी बात यह भी है कि जो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट है या मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारा इंडिया का, जब वो वेदर फोरकास्ट करेगा कि कब कहाँ कहाँ वर्षा होनी है, तो क्या इस बात का रिकॉर्ड रखा करेगा कि कहाँ कहाँ पर मेंढक और मेंढकी की शादी हुई है। मतलब जितने भी ये अंधविश्वास के काम किए जाते हैं बारिश करवाने के लिए, इनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा फोरकास्ट का सिस्टम है वो पूरी तरह से साइंटिफिक उन्हीं पर निर्भर रहता है। अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ कि ये सब कुछ क्यों है, सच्चाई तो ये है कि हम लोगों को अभी तक साफ पानी साफ पानी छोड़ो, पानी ही आम लोगों को अभी हम मुहैया नहीं करा पाए। तो इस बात का एक तरह से करना, वो जिम्मा जो है वो इंद्र देवता के ऊपर फेंक देने के लिए ऐसी बातें जो है पॉलिटिकल सिस्टम में की जाती हैं। तो मैं अपनी बात को थोड़ा कंक्लूड करूंगा, कुछ आखिरी कमेंट्स मैं ये करना चाहूंगा कि जो पहले अंधविश्वास थे वो थे जो पीछे से चले आते थे। मतलब बाप दादा के समय के कुछ अंधविश्वास थे पहले, तो जैसे किसी पर्टिकुलर दिन को अच्छा या बुरा मानना, हाथ के ऊपर कोई होली थ्रेड बांध लेना, या बुरी नजर का लगना, या इस तरह के कुछ अंधविश्वास हुआ करते थे पहले। अब जैसे जैसे मतलब वैज्ञानिक तरक्की हुई है टेक्नोलॉजी की, उसके साथ साथ जो अंधविश्वास के टूल्स हैं ना वो भी बदलते जा रहे हैं। अब क्या है कि जैसे राशिफल भी बहुत पुराना नहीं है, और एक खास राशि के लिए किस तरह की मेटल की आप मुंदरी डालेंगे अपनी उंगली में, और किस किस तरह कौन कौन सा नग डालना चाहिए, पत्थर या उसका स्टोन जो है वो डालना चाहिए उसमें, और रेकी के जो क्रिस्टल के बहुत कॉस्टली गहने जो हैं वो आजकल आ गए हैं। वो आपके घर का और आपके सुख सुविधा का ख्याल रखने के लिए बताया जाता है कि घर में रखें, और हंसते हुए बुद्धा की मूर्ति कहाँ पर टिकाई जाए। तो ये एक नए तरह के जो अंधविश्वास हैं, एक पूरी बड़ी मार्केट है जो अंधविश्वास के सामानों से अब भर गई है। तो दूसरा यह है कि इन इन चीजों की अब एक और बड़ी समस्या है, हमारे जो है ना लड़ाई के मैदान बड़े होते जा रहे हैं। वो कैसे कि जो बातें अभी मैंने ये लास्ट में ये बताई हैं कि ये चीजें नई आ गई हैं, और इनकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने के लिए जो साइंस के पढ़े लिखे हैं वो भी निकल आए हैं, वो इनको साइंटिफिकली प्रूव करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह वास्तुशास्त्र है कि जब कोई मकान बनाता है तो बढ़िया क्वालिटी का सारा सामान लगाता है, और कोई एक अनपढ़ वास्तुशास्त्री उनको बोलेगा कि आपका मकान ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो वो तोड़ के लाखों रुपए खर्च के दोबारा बनाने को भी लोग तैयार हो जाते हैं। और अभी जो नींबू मिर्ची है वो कह लो कि पूरी दुनिया में तो खाने वाली चीज है, लेकिन भारत में वो हमारी सुरक्षा की, हमारी सामाजिक सुरक्षा की जो बहुत एक तरह से यंत्र बन गया है। मतलब ये है कि जब हमारे देश की रक्षा के लिए हमने राफाल जहाज खरीदे, तो उस रफाल जहाज की रक्षा के लिए हमारे रक्षा मंत्री जो हैं वो नींबू मिर्ची और नारियल लेके जाते हैं। तो ये सारा कुछ इसलिए है कि ये हमारे जो दिमाग को एक तरह से गुलाम रखने के लिए है। तो मैं इस बात को साइंटिफिक टेम्परामेंट और जो बौद्धिक इंडिपेंडेंस है इसको इस तरह से देखता हूँ कि अब हमारे लिए जो मानसिक गुलामी है वो बहुत बड़ी है। और मैं इन सब बातों को एक और तरह से भी देखता हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि हमारे रक्षा मंत्री ये काम करते हो तो मैं ये लेके चलता हूँ कि ये माइलस्टोन है हमारे लिए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये माइलस्टोन है, हमें ये बताता है कि अभी हमारा कितना रास्ता बाकी पड़ा हुआ है, अभी हमने बहुत दूर जाना है। तो ये हमें ये भी बताता है कि डटे रहो, डोंट बी इम्पेशेंट, बहुत लंबा रास्ता है, अभी बहुत दूर जाना है, लंबे रास्ते के लिए तैयार रहो। और इसमें अपनी यादों में नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे, एम कलबुर्गी और गौरी लंकेश इनको अपने साथ में रखो,
ताकि आपकी स्पिरिट कभी कम ना होए। और जो नौजवानों के लिए हमारे पास शहीद भगत सिंह है और उनकी बहुत सारी बातें हैं, तो वो भी हम लोगों में लेके जा सकते हैं। मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का बहुत आभारी हूँ कि आपने आप सभी लोगों से मेरे को रूबरू होने का अवसर दिया। जय इंसान, जय विज्ञान। शुक्रिया।